मैं नवीन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत आज बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ इतिहास विषय के टॉपिक मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत पर चर्चा करूँगा। चूँकि हमारा इकाई प्रथम का जो पहला टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत और पेपर का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चूँकि हम इस पेपर के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें इस बात की जानकारी होना आवश्यक है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास किन स्रोतों के आधार पर लिखा गया। यानी हम जो 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक का इतिहास इस पेपर में पढ़ेंगे, उस इतिहास के बारे में हमें जानकारी किन किन स्रोतों या किन किन वस्तुओं से प्राप्त होती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें मुख्य रूप से हम साहित्यिक स्रोतों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि जो हमने पिछले वर्ष प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़े थे वहाँ हमने देखा था कि इतिहास के स्रोतों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। प्रथम था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत और तीसरा था विदेशी यात्रियों के विवरण। जहाँ तक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय का संबंध है, वहाँ हम पुरातात्विक स्रोतों को विशेष रूप से महत्व देते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत में जब लिपि का विकास नहीं हुआ था उस समय तक जो सबसे श्रेष्ठ और प्रमाणिक स्रोत माने गए थे वो पुरातात्विक स्रोत ही थे। उसके कुछ कारण भी थे कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं वो नष्ट हो सकते हैं किंतु परिवर्तित नहीं किए जा सकते। दूसरा, वो समसामयिक होते हैं। तीसरा, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसी कारण उनको साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अधिक महत्व दिया गया था। लेकिन जहाँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास का संबंध है वहाँ पुरातात्विक स्रोतों के स्थान पर हम साहित्यिक स्रोतों को विशेष महत्व देते हैं। कारण ये है कि मध्यकाल तक लिपि का है वो पर्याप्त विकास हो चुका था। बड़ी मात्रा में साहित्यिक या कह सकते हैं कि प्रचुर मात्रा में साहित्यिक ग्रंथों की भी रचना की गई थी। हालांकि मध्यकालीन पुरातात्विक स्रोत में बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, लेकिन उन सभी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी हमें है वो इन साहित्यिक स्रोतों से ही प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो उन पुरातात्विक स्रोतों को उतना महत्व नहीं देते जितना साहित्यिक स्रोतों को देते हैं। कारण ये है कि उन सभी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पर्याप्त जानकारी हमें साहित्यिक स्रोतों से या कह सकते हैं कि जो साहित्य लिखा गया है उससे प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में या इसी कारण हम मध्यकालीन जब भारतीय इतिहास के स्रोतों को अध्ययन करते हैं तो हम केवल और केवल साहित्यिक स्रोतों को ही महत्व देते हैं। ये तो हो गया स्रोतों के बारे में। अब आता है कि मध्यकाल। चूँकि मध्यकाल कब से स्टार्ट होता है, कब तक समाप्त होता है, ये भी एक इतिहास में बड़ी रोचक बात है। लेकिन हम सिलेबस के अनुसार बात करेंगे तो जो बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम पेपर का जो सिलेबस है उसमें 1206 से 1740 ईस्वी तक का इतिहास है। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मध्यकालीन है इतिहास है उसमें हम 1206 से लेकर 1740 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन करेंगे। यानी 1206 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक का जो इतिहास लिखा गया वो कौन कौन से स्रोतों के आधार पर लिखा गया। इस संपूर्ण मध्यकाल को यानी 1206 से 1740 ईस्वी तक का जो समय है इसको हम 2 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। ये केवल इतिहासकारों द्वारा अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभाजित किया गया काल है। यानी 1206 से लेकर और 1526 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसे हम सल्तनत कालीन इतिहास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जबकि 1526 से लेकर 1740 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसे हम मुगल कालीन इतिहास के रूप में है वो अध्ययन करेंगे। इसको इसलिए विभाजित किया गया है कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, जिसे हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं, सल्तनत काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल में जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी उसमें जो सर्वोच्च पदाधिकारी था उसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और ये जो तुर्की राजत्व का सिद्धांत था उसमें सर्वोच्च शासक को सुल्तान की सर्वोच्च उपाधि मानी जाती थी।
इसी कारण हम इसको संपूर्ण काल को सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। इस संपूर्ण सल्तनत काल में है वो 5 वंशों ने है वो शासन किया था। 1526 ईस्वी में है वो बाबर का भारत में आगमन हुआ। बाबर ने है वो तुर्की सल्तनत को समाप्त करके और अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित की, लेकिन उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने बादशाह या बादशाह के है वो पद धारण किया और बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई। इसी कारण 1526 से लेकर 1740 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसे हम मुगल काल का इतिहास के अंतर्गत है वो अध्ययन करेंगे। चूँकि हमने मध्यकालीन जो भारतीय इतिहास है उसको 2 भागों में विभाजित कर लिया, सल्तनत कालीन इतिहास और मुगल कालीन इतिहास। तो सबसे पहले हम सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। सल्तनत कालीन तात्पर्य 1206 से लेकर 1526 ईस्वी, यानी जो पानीपत का प्रथम संघर्ष हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, उस समय तक का इतिहास की जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है। तो सल्तनत कालीन जो इतिहास के स्रोत हैं उन स्रोतों में सर्वप्रथम हम लेते हैं ताजुल मासिर का नाम। ताजुल मासिर एक ग्रंथ है जो फारसी भाषा में लिखा गया। इसका रचनाकार है वो हसन निजामी था। हसन निजामी को भारतीय इतिहास का सर्वप्रथम या प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। इसने 1205-1206 ईस्वी में वो अपना इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया था। इसने जो ग्रंथ लिखा है ताजुल मासिर, फारसी भाषा में लिखा है। इसमें हमें हालांकि इस्लाम धर्म के वो प्रारंभिक समय की भी जानकारी मिलती है, लेकिन हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में चूँकि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो हमें भारतीय इतिहास में विशेष रूप से 1191 ईस्वी यानी तराइन के प्रथम युद्ध से लेकर और इल्तुतमिश के शासनकाल के प्रथम 4 वर्षों 1215 ईस्वी, हालांकि इसमें 1229 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, लेकिन विशेष रूप से इल्तुतमिश के शासनकाल के प्रथम 4 वर्षों तक का इतिहास है वो लेखनीय है। तो ताजुल मासिर नामक जो ग्रंथ है उससे हमें है वो प्रारंभिक तुर्क सल्तनत के बारे में जानकारी मिलती है। इसका जो रचनाकार है हसन निजामी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था, उसका दरबारी विद्वान भी था। उसी ने इस ताजुल मासिर ग्रंथ की रचना की जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के है वो शासनकाल के प्रारंभिक 4 वर्षों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा जो सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोत है वो है तबकात ए नासिरी। तबकात ए नासिरी भी फारसी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना जो है वो मिनहाज उस सिराज ने की थी। मिनहाज उस सिराज इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों का समकालीन दरबारी विद्वान था। मिनहाज उस सिराज ने अपना ग्रंथ है वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, जो कि इल्तुतमिश का अंतिम शासक वंशज था, उसके शासनकाल में इस ग्रंथ की रचना की थी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था, उसने इस मिनहाज उस सिराज को यानी इस लेखक को काजी ए मुमालिक के पद पर भी नियुक्त किया था। इसी मिनहाज उस सिराज ने है वो सुल्तान के राजनीतिक जीवन के बारे में, तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं के बारे में अपने ग्रंथ है वो तबकात नासिरी में लिखा, और ये ग्रंथ है वो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को है वो एक प्रकार से समर्पित किया था। इसी कारण से तबकात नासिरी के नाम से जानते हैं। इसमें भी इतिहास के वो इस ग्रंथ में भी है वो मुस्लिम जो इतिहास है उसका प्रारंभ से लेकर और 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। लेकिन हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में तराइन के प्रथम युद्ध यानी 1191 से लेकर 1260 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो भारत का इतिहास वो इस ग्रंथ में मिलता है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है जो सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी माना गया है वो है अमीर खुसरो के ग्रंथ। अमीर खुसरो सल्तनत काल का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, इतिहासकार और संगीतज्ञ भी माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का जो एटा ज़िला है, वर्तमान एटा ज़िले के पटियाली ग्राम में हुआ था। मूल रूप से अमीर खुसरो वो एक कवि था क्योंकि इसने 100 से अधिक काव्य ग्रंथों की रचना की थी।
अमीर खुसरो ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद खां के राजनीतिक संरक्षण में शुरू की थी। मोहम्मद खां जो कि उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोलों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए मारा गया था, उसी दौरान अमीर खुसरो को भी मंगोलों द्वारा बंदी बना लिया गया था, परंतु बाद में मंगोलों द्वारा उसे 1 माह बाद ही रिहा कर दिया गया था। अमीर खुसरो मामलुक वंश के पतन के बाद जब खलजी वंश की स्थापना हुई तो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के संरक्षण में आ गया। सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो अमीर खुसरो के विद्वता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उसे अपना दरबारी कवि नियुक्त किया और उसे मुसहबदार कहते थे, फारसी भाषा का शब्द है। जो राजकीय पुस्तकालय यानी जो शाही पुस्तकालय होता था उसका प्रधान जो अधिकारी होता था उसको मुसहबदार होता था, यानी राजकीय पुस्तकालय का अध्यक्ष इस पद पर नियुक्त किया। अमीर खुसरो अपने संपूर्ण जीवन काल में इस पद पर बना रहा था, यानी 1325 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई थी तब तक वो इस पद पर है वो बना रहा। अमीर खुसरो को है वो इतिहासकार भी माना जाता है, केवल और केवल उसके 6 ग्रंथों के आधार पर। यानी अमीर खुसरो द्वारा कुल 6 ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे जिनसे हमें इतिहास विषयक सामग्री भी प्राप्त होती है। इन 6 ग्रंथों में जो सर्वप्रमुख हैं वह किरान उस सदाइन, जो पहला ग्रंथ है किरान उस सदाइन, दूसरा है मिफ्ताह उल फुतूह है, तीसरा है खजाइन उल फुतूह है जिसे तारीख अलाई के नाम से जाना जाता है, चौथा है देवल रानी खिजर खां या देवल देवी खिजर खां जिसे आशिका के नाम से भी जाना जाता है, चौथा है नूहे सिफर, पांचवा है तुगलक नामा। ये प्रमुख ग्रंथ हैं जिनसे हमें सल्तनतकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है जो अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए थे। अमीर खुसरो का जो पहला ग्रंथ है जिसमें उसने अपने मामलुक वंश के सुल्तान के बारे में लिखा है वो है किरान उस सदाइन, जिसमें मुख्य रूप से सुल्तान कैकुबाद जो कि बलबन की मृत्यु के बाद सुल्तान बना था उसके और उसके पिता बुगरा खान, कैकुबाद है वो सुल्तान बलबन का पुत्र था और बुगरा खान का पुत्र था, यानी बुगरा खान और सुल्तान कैकुबाद के मध्य किस प्रकार के संबंध थे, कैकुबाद के समय में जो राजनीतिक घटनाएं घटी। कैकुबाद का शासनकाल 1287 से 1290 ईस्वी तक माना जाता है। उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में हमें इस किरान उस सदाइन नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो का जो दूसरा ग्रंथ था मिफ्ताह उल फुतूह है। मिफ्ताह उल फुतूह ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय की गई थी। इस ग्रंथ से हमें सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में जो प्रमुख घटनाएं घटित हुई उन घटनाओं के बारे में है वो जानकारी मिलती है। फिरोज खिलजी का जो समय है वो 1290 से 1296 ईस्वी तक का माना जाता है। तीसरा जो उसका सर्व प्रमुख ग्रंथ जो सबसे प्रमुख भी माना जाता है वो है खजाइन उल फुतूह है, जिसे हम तारीख अलाई के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो के ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है ये। इस ग्रंथ से हमें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही इस ग्रंथ की रचना की गई थी, यानी 1200 इस ग्रंथ में हमें 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक का इतिहास हमें मिलता है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी की जो उत्तर और दक्षिण भारत की जो विजय की गई थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर और दक्षिण भारत में जो अपने सैन्य अभियान किए थे उनके बारे में विस्तार से हमें जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ अलाउद्दीन की विजयों के साथ साथ अलाउद्दीन के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण हुए थे उन मंगोल आक्रमणों के बारे में भी हमें इसी ग्रंथ से विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। चौथा ग्रंथ है देवल रानी खिजर खां, जिसे आशिका के नाम से भी जाना जाता है। आशिका इसलिए कहा जाता है कि यह मुख्य रूप से एक प्रेम काव्य है, यानी एक प्रेमाख्यान है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी के ज्येष्ठ पुत्र खिजर खान और गुजरात का शासक जो बघेल वंशी शासक था, बघेल वंश का कर्ण, उस बघेल वंशी शासक कर्ण की पुत्री देवल रानी और खिजर खां के मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन किया गया है। इसी कारण इसे आशिका भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में खिजर खान और देवल रानी के मध्य प्रेम आख्यान का वर्णन के साथ साथ
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंतिम वर्षों में जब वो गंभीर रूप से बीमार हो गया था, तो उसकी इसी स्थिति का लाभ उठाकर उसके मलिक नायब मलिक खुसरो के द्वारा सत्ता को हस्तगत करने के लिए जो षड्यंत्र रचे गए थे, अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रों की हत्या करवाई गई थी, उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी मिलती है। उसके बाद अमीर खुसरो का जो ग्रंथ लिखा गया वो नूह सिफर है। वो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसने 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था, उसके शासनकाल में लिखा गया था। यानी नूह सिफर है वो अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय में लिखा गया था। इस ग्रंथ में हमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। इसी ग्रंथ में है वो अमीर खुसरो ने वो भारत की अत्यंत प्रशंसा करते हुए उसे सर्वश्रेष्ठ मुस्लिम राज्य बताया है और स्वयं को है वो तूती हिंद यानी भारत का तोता कहा है। ये क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, अंतिम ग्रंथ जो है, जो कि तुगलक सुल्तानों के समय में लिखा गया था, तुगलकनामा ग्रंथ की रचना है वो गयासुद्दीन खलजी के समय में गयासुद्दीन तुगलक के समय है वो, जिसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक के समय है उस तुगलकनामा ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने की थी। इस ग्रंथ में तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। 1325 ईस्वी में है उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें जो है वो मुख्य रूप से 1320 से 1325 ईस्वी तक का जो तुगलक वंश का इतिहास है वो हमें तुगलकनामा ग्रंथ से हमें प्राप्त होता है। अमीर खुसरो के बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लेखक है वो माना जाता है जियाउद्दीन बर्नी है वो अमीर खुसरो के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार, जिसके 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें से दो महत्वपूर्ण हैं। तीसरा हसरतनामा है वो जो एक प्रकार से पैगंबर हजरत मोहम्मद की जीवनी के बारे में है, जो भारतीय इतिहास से संबंधित नहीं है। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म है वो 1287 ईस्वी में। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म 1287 ईस्वी में है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर, जिसे उस समय बरन के नाम से जाना जाता था, बरन नामक जो गांव है उसमें हुआ था। इसी कारण उसको बर्नी कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि 1287 ईस्वी में जियाउद्दीन बर्नी का जन्म है वो बर्नी आधुनिक उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर नामक स्थान पर हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत है वो मोहम्मद बिन तुगलक के साथ की। वह मोहम्मद बिन तुगलक का अत्यधिक घनिष्ठ मित्र था। इसी कारण उसे मोहम्मद बिन तुगलक के समय वो एक प्रकार से वो काफ़ी प्रभावशाली था। किंतु जब 1351 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा सिंध में एक सैन्य शिविर में वो अचानक मृत्यु हो गई थी, तो उसकी मृत्यु के बाद जियाउद्दीन बर्नी ने फिरोज शाह तुगलक का जो विरोधी गुट था, उस विरोधी गुट के साथ फिरोज शाह को सुल्तान बनाए जाने का विरोध किया था। किंतु बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद जब फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, तो उसने इसी बात से रुष्ट होकर जियाउद्दीन बर्नी की सारी संपत्ति को जब्त कर उसे कैद में डाल दिया। जियाउद्दीन बर्नी ने कैद में रहते हुए फिरोज शाह तुगलक को प्रसन्न करने के लिए वो 2 ग्रंथों की रचना की थी। हालांकि यहाँ पर 3 ग्रंथों की रचना की थी, लेकिन तीसरा भारतीय इतिहास से संबंधित नहीं है। पहला जो है तारीख ए फिरोज शाही, दूसरा फतावा ए जहांदरी और तीसरा है हसरतनामा। तारीख ए फिरोज शाही जो ग्रंथ है उसमें जियाउद्दीन बर्नी ने 1266 ईस्वी यानी बलबन के राज्याभिषेक से लेकर और 1357 ईस्वी तक के सुल्तानों का इतिहास लिखा है। परंतु इस संपूर्ण ग्रंथ में जो सर्वाधिक विस्तार से वर्णन किया गया है वो अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक सुधारों या उसके प्रशासनिक सुधारों और मोहम्मद बिन तुगलक की जो नवीन प्रवर्तित योजनाएं थी उनके बारे में उसने विस्तार पूर्वक लिखा है। कहने का तात्पर्य कि अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रशासनिक सुधार थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक
कि जो नव प्रवर्तित योजनाएं थी उनके बारे में भी जियाउद्दीन बरनी के ग्रंथ से हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी वो प्राप्त होती है। दूसरा ग्रंथ है फतावा ए जहांदारी। फतावा ए जहांदारी नामक जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में मुस्लिम जो सर्वोच्च सत्ता होती थी उसके वैधानिक स्रोतों का, यानी मुस्लिम में जो धर्म के जो मुस्लिम जो सत्ता होती थी, उस मुस्लिम सत्ता में जो सर्वोच्च सत्ता होती थी उसका वैधानिक आधार क्या होता था, उन स्रोतों के बारे में वो विस्तार पूर्वक बताया गया। यानी मुस्लिम शासन सत्ता, यानी मुस्लिमों की जो सर्वोच्च सत्ता थी उसके वैधानिक स्रोतों को के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ से हमें पता चलता है कि मुस्लिम जो यानी संपूर्ण सल्तनत काल में जो सर्वोच्च शासन व्यवस्था थी उसका वैधानिक स्वरूप क्या था, इसी ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, यानी राजत्व के सिद्धांत आदि के बारे में। तीसरा जो ग्रंथ था हसरतनामा। हसरतनामा जो ग्रंथ है वो मुख्य रूप हसरतनामा में मुख्य जो हसरतनामा ग्रंथ है वो भारतीय इतिहास से संबंधित नहीं, इसमें वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जीवनी का वर्णन किया गया। तो ये आपका, चूँकि इतनी ठीक है, ये आपका है आज का टॉपिक। इसके बाद जो आगे के जो इतिहासकार हैं उनके बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।